नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सभ्यता के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज इस सभ्यता की अगली क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, अपन ने पिछली क्लास में देखा था आहड़ सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में, बागोर सभ्यता के बारे में और बेसिक परिचय के बारे में। आज अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज देखने वाले अपन गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और गणेश्वर सभ्यता कहां पे है? तो अपने सीकर में। तो देखो साथियों, आज की हमारी कौन सी सभ्यता के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक अपन पढ़ेंगे बेराट सभ्यता, दोनों सभ्यताओं के बारे में। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर जो सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता है किस जिले में? तो ये गणेश्वर सभ्यता है अपने सीकर। कौन से जिले में बेटा? सीकर जिले में अपने गणेश्वर सभ्यता हुआ करती है। देखो, सीकर में एक पहाड़ी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बेटा? खंडेला की पहाड़ियां। उस खंडेला की पहाड़ियों पर अपने गणेश्वर सभ्यता खोजी गई। कौन सी पहाड़ियों पर? खंडेला की पहाड़ियां। और खंडेला की पहाड़ियां कौन सी तहसील में आया करती है? तो रिंगस तहसील। और रिंगस कहां पे है? तो अपने सीकर। तो देखो, खंडेला की पहाड़ियां, ये अपने कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का नाम क्या है? अपने खंडेला की पहाड़ियां। इन खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम हुआ करता है यहां से, और उस नदी का नाम अगर अपने से पूछे तो उस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी बेटा? कांतली नदी। ये नदी जा रही है और इस नदी का नाम क्या? अपने कांतली नदी। इस कांतली नदी का जहां उद्गम होता है वहां पर एक स्थल खोजा गया। मैंने पहले भी बताया था आपको, जितनी भी हमारी सभ्यताएं होगी वो किसी न किसी नदी के किनारे होगी। तो अपनी जो गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता खंडेला की पहाड़ियां सीकर में किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। और ये कांतली नदी का किस सीमा पर जाकर रुक जाती है? तो चूरू की सीमा पर। क्योंकि चूरू की जो सीमा है वहां पर जाते ही ये नदी रुक जाती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटते हुए जाती है। क्योंकि अपन पढ़ते हैं राजस्थान में चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले जहां पर कोई नदी नहीं बहती है। इस नदी को समझ में आ गया कि आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, आगे जाते चूरू की सीमा आ रही है और चूरू की सीमा आ रही है, इसका मतलब वहां पर अगर अपन चले गए तो फिर चूरू के अंतर्गत भी कोई ना कोई नदी आ जाएगी। तो इसने कहा ना बाबा ना, आगे अपने को कतई नहीं जाना है, यहीं पे जाके रुकना है। लगभग अपने 100 किलोमीटर इस नदी की लंबाई हुआ करती है। 100 किलोमीटर ये नदी बहती है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी हुआ करती है। इस नदी के किनारे अपनी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जो कौन से जिले में हुआ करती है? अपने सीकर जिले में हुआ करती है। देखो बेटा, इसकी कुछ बातें हैं, यानी कि एक तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे है। तो नदी का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे इस जो सभ्यता की खोज की गई थी, इस सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे की गई? तो अपने किस नदी के किनारे की गई थी? कांतली नदी के किनारे सभ्यता की खोज की गई थी। फिर अपने से पूछा जाएगा कि कौन सी पहाड़ियों पर। अगर अपने से पहाड़ी पूछे तो पहाड़ी याद रखना अपने खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां। इस सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो कौन सी पहाड़ियों पर मिले? अपने खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियों पर इस सभ्यता के प्रमुख अपने को स्थल मिले थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। खंडेला की पहाड़ियां, और खंडेला की पहाड़ियां कहां पर हुआ करती है? अपने सीकर में। नदी पूछ ले, कांतली नदी के किनारे। और ये जो नदी है लगभग कितने किलोमीटर बहती है? 100 किलोमीटर। ज्यादातर इस नदी का प्रवाह कौन से जिले में हुआ करता है? झुंझुनू में। झुंझुनू को लगभग ये दो भागों में बांटते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। फिर देखो, इस सभ्यता की खोज किसने की थी? खोज करता। तो इस सभ्यता की जो खोज हुई थी बेटा, इस सभ्यता की खोज हुई थी 1972 में। और 1972 में किसके द्वारा खोज की गई? तो आरसी अग्रवाल द्वारा। आरसी अग्रवाल द्वारा इस सभ्यता की गई थी, खोज की गई थी। मैंने कितनी बार बता दिया, आरसी अग्रवाल का पूरा नाम पूछे तो रतन चंद अग्रवाल इनका पूरा नाम हुआ करता है। इसका जो उत्खनन कार्य है, इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका उत्खनन पूछा हुआ भी है एग्जाम में। 1977 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो एक तो आरसी अग्रवाल स्वयं, ये आए थे उत्खनन का कार्य करने के लिए। एक आए थे यहां पर वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा का मतलब क्या हो जाएगा? अपने वीरेंद्रनाथ मिश्रा। वीसी मिश्र अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र है, वीसी मिश्र। तो वीसी मिश्र, या इनका पूरा नाम पूछे तो अपने याद रखना वीरेंद्रनाथ मिश्र। एक व्यक्ति हुआ करते अपने विजय कुमार। इन व्यक्तियों ने यहां पर क्या की थी? खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था। यानी अपने गणेश्वर सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? आरसी अग्रवाल, वीसी मिश्र और विजय कुमार द्वारा। कब की गई थी? 1977 में इस सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। नदी पूछे कांतली, पहाड़ियां पूछे खंडेला की पहाड़ियां। इस सभ्यता के कुछ उपनाम हुआ करते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपसे उपनाम पूछे तो एक तो इसका उपनाम है ताम्र युगीन जननी सभ्यता।
ताम्रयुगीन जननी सभ्यता। इसका मतलब क्या है? तो ये सभी सभ्यताओं की जननी सभ्यता है। जितनी भी हमारी सभ्यताएं हुआ करती हैं, सारी की सारी सभ्यताओं की ये जननी सभ्यता मानी जाती है, इसलिए इसे कहते हैं ताम्रयुगीन जननी सभ्यता। सभ्यताओं की ये जननी सभ्यता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा अपने? ताम्रयुगीन जननी सभ्यता। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। और पुरातत्व का पुष्कर इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो है, यहां पर प्राचीन पुरातात्विक स्थल बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है पुरातत्व का पुष्कर। ताम्रयुगीन जननी सभ्यता, ये किस सभ्यता के नाम हुआ करते हैं? तो अपने गणेश्वर सभ्यता के उपनाम हुआ करते हैं। दोनों ही उपनाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताम्रवती सभ्यता पूछे तो वो अपनी आहड़ सभ्यता होगी, लेकिन ताम्रयुगीन जननी सभ्यता अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ताम्रयुगीन जननी सभ्यता कौन सी होगी? अपने गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन जननी सभ्यता कहलाएगी। बात समझ में आई? यहां तक सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया बेटा? अगला प्रश्न देखिए, अगली चीज देखिएगा। आगे आपको और क्या याद रखना है? तो आगे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सभ्यता की विशेषताएं। यानी कि अपने जो सभ्यता है, इस सभ्यता की क्या विशेषता हुआ करती है, यहां से क्या क्या चीजें हमें मिली थी जिसके कारण अपन इस सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो अपन गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, इस सभ्यता से हमें यहां पर क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई, ऐसे क्या क्या चीजें मिली जिसके कारण अपन इस सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एक तो यहां से क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो यहां से तांबे के पात्र, यहां से तांबे के पात्र व औजार प्राप्त हुए। और जो तांबे के औजार प्राप्त हुए थे, औजार में क्या मिला? तो तांबे की यहां से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त हुई। इसके अलावा हमें यहां से तांबे का और क्या सामग्री प्राप्त हुई? तो यहां से तांबे का एक हारपून मिला, तांबे से निर्मित हारपून मिला। अब आप कहोगे कि सर ये हारपून क्या हुआ करता है? तो हारपून के बारे में देख लीजिएगा बेटा। अगर आपसे पूछ ले कि हारपून क्या होता है, तो ये जो ना जलीय जीवों को पकड़ने का एक विशेष प्रकार का कांटा होता है। आपने कभी देखा होगा कि जलीय जीव जैसे मछली है, अगर मछली को पकड़ना है तो उसके आगे का एक नुकीला भाग होता है, जैसे तारनुमा होता है, वो घुमा हुआ रहता है। उसके आगे कभी भी मछली पकड़ने वालों को देखना, इस प्रकार उनके आगे आटा लगा दिया जाता है। आटा लगा करके जैसे ही मछलियों के बीच में उसको फेंकते हैं, उसका भाग नुकीला होता है, मछलियां भूखी रहती है। जैसे ही वो अचानक से वो फेंका और मछलियां यूं अपना मुंह खोल के उस आटे को खाने के लिए दौड़ती है। जैसे ही आटे को खाने के लिए दौड़ती है, वो कांटा जो ना, वो कांटा उनके मुंह में फंस जाता है, उनकी जीवा पर फंस जाता है। जैसे वो अचानक यूं तार में डोरी पे जोर लगा, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि कोई ना कोई मछली फंस गई है। फिर बाद में वो आसानी से इसको बाहर खींच के फिर उस मछली को पकड़ के उसको आराम से निकाल के और छील छिला के आराम से अपना ब्रेकफास्ट बना लेता है। तो इस प्रकार का एक कांटा मिला यहां से, और उस कांटे को क्या कहते हैं? हारपून। यहां से जलीय जीवों को पकड़ने का कांटा मिला, जलीय जीवों को पकड़ने का कांटा मिला, जिसे हारपून कहते हैं। यानी कि यहां पर जलीय जीवों को पकड़ने का एक कांटा मिला, और वो जो जलीय जीवों को पकड़ने का कांटा मिला उसे क्या कहा जाता है बेटा? हारपून कहा जाता है। फिर जब और आगे बढ़े तो और आगे बढ़ने पर यहां से क्या मिला? यहां से पत्थर, यहां पत्थर से बना बांध, पत्थर से बना बांध मिला, जो दर्शाता है कि यहां के व्यक्ति बांध में जलीय जीवों को पालते रहे होंगे। इसके अलावा ये जो बांध है, ये बांध ये भी दर्शाता है कि
कांतली नदी पहले तीव्र बहाव वाली नदी रही होगी। यानी कि जो कांतली नदी है ये पहले तीव्र बहाव वाली नदी रही होगी। ऐसा कौन दर्शाते हैं? ऐसा जो यहां पर मिले अपने जो बांध है, ये बांध ऐसा दर्शाते हैं कि ये नदी पहले कैसी नदी रही होगी? तो तीव्र बहाव वाली नदी रही होगी। अब तीव्र बहाव वाली नदी से बांध बना देने से ऐसे कैसे प्रमाणित हो जाता है कि ये नदी तीव्र बहाव वाली नदी रही होगी? देखो, जब किसी चीज के बीच में कोई बाधा नहीं आती है, जब कोई अवरोध नहीं आता है, तो उसमें जो बहाव होता है वो बहाव बहुत तेज होता है। लेकिन उसमें जैसे ही अवरोध आ जाता है तो अवरोध के कारण उसका बहाव धीमा हो जाता है। ऐसे समझिएगा बेटा, अगर अपन इसको समझे ऐसे समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये मान लीजिएगा कि अपने घर पे कोई सीढ़ी बनाई है, अपन ने क्या बना दी बेटा? सीढ़ी बना दी। ये इस प्रकार, अभी तक इसके ऊपर पंक्तियां नहीं बनाए हैं, सीढ़ियां नहीं बनाई, केवल आपने आरसीसी बना के इसे ढलानुमा सीढ़ियां तैयार कर दी। यहां से अगर आप ये जो ढलान है, इस ढलान में अगर आप यहां पर एक पानी का लोटा डालो, यहां से अगर अपन पानी का लोटा डालेंगे तो वो पानी तुरंत बहाकर यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस प्रकार अगर आपने सीढ़ी बनाई और इस सीढ़ी में अगर आपने इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार आपने सीढ़ियां तैयार कर दी, पंक्तियां बना दी, इस प्रकार आपने क्या तैयार कर दिए? उसकी पंक्तियां बना दिए। अब यहां पर एक पानी का लोटा डालो, जैसे ये पानी का लोटा डाला, ये बहकर यहां तक आएगा। अब ढलान में एकदम आएगा, फिर यहां भरेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां भरेगा, फिर ये पानी का लोटा हो ना हो यहां तक आके रुक जाएगा, अगर मरे से मरे यहां आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार के ढलान में एक लोटा डालना, यहां पहुंच जाएगा पानी आसानी से। कहने का मतलब यह है कि अगर बीच बीच में अवरोध बन जाए तो वो पानी इतना वेग के साथ आगे नहीं बह पाएगा। तो अपने अगर ये इसी चीज को ऐसा समझेगा कि ये बांध है, ये नदी है, इस नदी का ढलान है, तो ढलान में अगर मान लो जगह जगह बांध बना दिए गए तो वो पानी भरेगा, फिर गिरेगा, फिर वापस स्पीड पकड़ेगा बहते हुए, फिर वापस ताल बांध आ गया, फिर पानी भरेगा, फिर वापस गिरेगा, फिर स्पीड पकड़ेगा। तो इससे क्या होगा? उस पानी की जो ना स्पीड कम हो जाती है। ऐसे समझिए आप 4 लाइन हाईवे पे चल रहे हो, फुल स्पीड में गाड़ी पल्सर खींचे जा रहे हो, अब बीच में ब्रेकर आ गया तो आप गाड़ी को धीरे करोगे, फिर वापस रेस खींचोगे, फिर ब्रेकर आ गया, फिर धीरे करोगे, और ब्रेकर ही नहीं है, सीधा सपाट है, तो अपन क्या करेंगे? फुल स्पीड में जाएंगे। तो इस प्रकार यहां पर बांध बने हुए हैं जो ये दर्शाता है कि यहां पर जो है या तो ये नदी तीव्र बहाव वाली नदी रही होगी, या फिर यहां पर इस बांध में लोग क्या करते रहे होंगे? जलीय जीवों को पालते रहे होंगे। ये प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? गणेश्वर सभ्यता से इस प्रकार के प्रमाण मिला करते हैं। आगे देखिएगा बेटा, यहां से मिला तांबा 97 से 99% शुद्ध तांबा मिला, शुद्ध तांबा मिला, जो दर्शाता है कि यहां के लोग जो दर्शाता है कि यहां के लोग तांबे से, अयस्क से तांबा, अयस्क से तांबा अलग करने की विधि जानते रहे होंगे। यानी कि यहां पर जो तांबा मिल रहा है, यह तांबा यह दर्शा रहा है कि यहां के व्यक्ति जो है तांबे से अयस्क को अलग करने की विधि जानते रहे होंगे, क्योंकि यहां से तांबा गलाने की भट्टियां भी हमें प्राप्त होती हैं। यहां से हमें और क्या प्राप्त होता है? तो यहां से तांबा गलाने की भट्टियां, यहां से तांबा गलाने की भट्टियां मिली, जो दर्शाती हैं कि व्यक्ति शुद्ध तांबे का प्रयोग करते रहे होंगे।
अगर अपने से और आगे पूछ ले और क्या क्या बातें इसमें याद रखने वाली बातें हैं, तो और याद रखने वाली मुख्य बात है कि विश्व में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग इसी सभ्यता के लोगों ने किया। यानी कि जो तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था वो कहां के लोगों ने प्रारंभ किया था, तो अपने ज्ञानेश्वर के सभ्यता के जो लोग थे यहां के लोगों ने किया होगा, ऐसा प्रमाण भी हमें यहां से प्रतीत होता है। इसके अलावा अपने एक बात और याद रख लेना कि यहां पर जो है, यहां पर कैसी सभ्यता हुआ करती है, तो ग्रामीण सभ्यता। यह ग्रामीण सभ्यता रही होगी। यानी कि अपने जो ये सभ्यता है, ये सभ्यता कैसी सभ्यता रही होगी बेटा, ग्रामीण सभ्यता रही होगी। ये बात अपने ज्ञानेश्वर के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं तो आपको याद रखनी है। ज्ञानेश्वर के बारे में अपने मुख्य मुख्य बातें ये सारी के सारी आपको याद रखनी है। तो ज्ञानेश्वर सभ्यता के बारे में अपने देखा कि ज्ञानेश्वर सभ्यता खंडेलगे पहाड़ियां सिक्कर, नदी कौन सी है, तो कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज कब की गई, तो 1972 में। खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आरसी अग्रवाल। उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया, तो 1977 में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। इस सभ्यता की सबसे खास बात है यहां पर तांबे के प्रमाण मिले, तांबे के विश्व में सर्वप्रथम प्रमाण मिले, इसलिए इसे ताम्रयुगीन जननी सभ्यता कहते हैं। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर बांध के साक्ष्य मिले। बांध किससे निर्मित थे, तो अपने पत्थरों से निर्मित थे। ये दर्शाते हैं कि यहां के व्यक्ति जो है बांध का प्रयोग इसलिए करते रहे होंगे क्योंकि वहां पर जलीय जीवों को पालते होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कांतली नदी का जो है बहाव तीव्र ढलान के कारण जो है, तीव्र ढलान को कम करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जिस प्रकार अपनी सीढ़ी होती है, अपने सीढ़ियां नहीं बनती उससे पहले केवल अपन सीढ़ियों का ढांचा बना देते हैं, उसके ऊपर पानी का लोटा डालते हैं तो ढलान के कारण तीव्र गति से नीचे आता है। लेकिन उस पर अपन सीढ़ियां बना देते तो पानी जो है जैसे डाला पहली सीढ़ी पे भरेगा, फिर गिरेगा, फिर वापस अगली सीढ़ी पे भरेगा, फिर गिरेगा, तो उससे पानी पूरा नीचे नहीं पहुंच पाता है। यानी उसका वेग क्या हो जाता है बेटा, वेग कम हो जाता है, अवरोध बन जाता है, बीच बीच में बाधा बन जाती है। तो यहां पर इस कारण भी जो है यहां पर रहा होगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि कांतली नदी पहले बहुत ज्यादा बहाव वाली नदी रही होगी या आसपास बाढ़ की स्थिति रही होगी, तो उस बाढ़ से बचने के लिए इस प्रकार लोगों ने यहां पर जगह जगह क्या बना दिया, बांध। इसके अलावा यह सभ्यता कैसी सभ्यता रही है, तो अपने ग्रामीण सभ्यता। और यहां पर जो तांबे के प्रमाण मिले उसमें तांबा कितने % तक शुद्ध था, 100% तक शुद्ध तांबे का यहां पर प्रयोग किया जाता रहा होगा। यहां पर जो तांबा था वो कितने % तक शुद्ध था, 100% तक यहां पर शुद्ध तांबे का प्रयोग किया जाता रहा होगा। क्योंकि यहां पर जो है अपने को जितने भी औजार पात्र आभूषण मिले वो शुद्ध तांबे से मिले, और तांबा गलाने की भट्टी भी मिली। यानी कि यहां के व्यक्ति उस समय अयस्क से तांबा अलग करने की विधि जानते रहे होंगे। ये सारी की सारी बातें अपने की सभ्यता के बारे में है, ज्ञानेश्वर सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता अपन बात करते हैं और उस सभ्यता का नाम है बेटा बेराट सभ्यता। तो देखो अगली सभ्यता अपनी कौन सी होगी, बेराट सभ्यता के बारे में। बेराट सभ्यता बहुत ही बढ़िया सभ्यता है अपने बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो यह सभ्यता कहां पे हुआ करती है, शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पे है, तो शाहपुरा है अपने जयपुर। बेराट सभ्यता अपने शाहपुरा जयपुर, या जिसे अपन कह सकते हैं विराटनगर जयपुर। बेराट सभ्यता कहां पे है, तो बेराट सभ्यता है शाहपुरा, और शाहपुरा कहां पे है, तो जयपुर। यानी कि विराटनगर जयपुर में अपनी एक सभ्यता हुआ करती है जिसका नाम है बेराट सभ्यता। बेराट का प्राचीन नाम पूछे तो इसका प्राचीन नाम क्या होगा अपने, विराटनगर। बेराट का प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम होगा विराटनगर। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर, विराटनगर था। यानी कि बेराट का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी रही है, तो विराटनगर मत्स्य जनपद, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी। अगर अपने से तहसील पूछ रहे तो कौन सी तहसील में आएगा, यह शाहपुरा तहसील।
शाहपुरा अपने जयपुर में भी हुआ करता है, एक शाहपुरा याद रखना भीलवाड़ा में भी हुआ करता है। और जो भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है वो हमारी रियासत थी। जब अपन पढ़ते हैं कि एकीकरण या आजादी के समय अपने 19 रियासतें थी, उसमें से एक शाहपुरा रियासत थी, तो वो भीलवाड़ा वाली शाहपुरा थी। और ये वाला जो शाहपुरा है ये शाहपुरा अपने जयपुर में हुआ करता है। तो विराटनगर का प्राचीन नाम विराटनगर, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। अब ये विराट सभ्यता जो है, विराट सभ्यता अपने को किस नदी के किनारे, देखो हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे है, तो ये भी किसी न किसी नदी के किनारे रही होगी। और किस नदी के किनारे ये सभ्यता है, तो याद कीजिएगा विराट की पहाड़ियां या विराटनगर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम हुआ करता है, तो अपन बताते हैं वो नदी है बाण गंगा नदी, यानी कि अर्जुन की गंगा या बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी जिसे अपन और कौन सी नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा। ऐसे कहते हैं कि अर्जुन ने अपने बाण से जो है, अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी का उद्गम किया था। अर्जुन ने अपनी जो है बाण से इस नदी का उद्गम कर लिया था, इसलिए इसे बाण गंगा कहते हैं या इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। अपन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि विराटनगर की ये पहाड़ियां हैं, विराटनगर की पहाड़ियों से इस प्रकार एक नदी बहकर जा रही है और इस नदी का नाम क्या हो जाएगा अपने बाण गंगा नदी। अब तो खैर ये नदी भी जो है अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल करने जैसी स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि इस नदी में अब इतना पानी जाता नहीं है, इस पानी में बहुत कमी हो चुकी है। बाकी पहले यह नदी सीधी की सीधी जाके यमुना नदी में अपना पानी मिला देती थी। और यमुना नदी में जो है, यमुना नदी में सीधा पानी पहुंचाने वाली अपने राजस्थान की जो 3 नदियां है, चंबल, गंभीर और बाण गंगा नदी। पर अब बाण गंगा नदी की थोड़ी स्थिति हालत खराब है। हालत खराब होने के पीछे कारण है कि यहां पर अब बारिश कम होती है और बारिश कम होने का कारण भी आप लोग जानते हो। अब अपने यहाँ पे पाप ज्यादा बढ़ गया है, लोग पापी ज्यादा हो गए हैं, पाप ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर बाद में ऐसी स्थितियां होगी। तो बाण गंगा नदी जो है, बाण गंगा नदी बेटा याद रखना जो है, इस नदी के किनारे हमारी सभ्यता हुआ करती है और उस सभ्यता का नाम है बेराट की सभ्यता, जो शाहपुरा जयपुर में है। तो देखो नदी पूछ ले तो अपने बाण गंगा नदी। अब देखो खोज करता, हर सभ्यता का कोई ना कोई खोज करता रहा है, इस सभ्यता की खोज की थी। और खोज किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता की खोज की थी। और कब इस सभ्यता की खोज कर ली, तो 1936 में। याद रखना बेटा दयाराम साहनी, बहुत सारी किताबों में 1935 मिलता है, याद रखना अपने 1936 में दयाराम साहनी द्वारा कौन सी सभ्यता खोजी गई थी, बेराट की सभ्यता खोजी गई थी, विराटनगर की सभ्यता खोजी गई थी। अब इस सभ्यता का उत्खनन करने वाले व्यक्ति, उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन थे। अब सभ्यता इन्होंने खोज ली, लेकिन उत्खनन इनसे थोड़ी ना होगा क्या, उत्खनन के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा यहां पर। और उत्खनन करने के लिए कौन व्यक्ति आते हैं, तो 2 व्यक्ति। और 1956 में यहां पर उत्खनन का कार्य, 1956 में उत्खनन कार्य प्रारंभ, उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। यानी कि यहां पर जो उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था, 1956 में प्रारंभ हुआ था। और उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, एक व्यक्ति तो हुआ करता है अपने नील रत्न बनर्जी। कौन से बनर्जी, नील रत्न बनर्जी। एक तो भाई साहब ये आ गए थे नील रत्न बनर्जी खुदाई के लिए। दूसरा व्यक्ति यहां पर आया था, वो आया था कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर यहां पर खुदाई उदाई का कार्य प्रारंभ किया था। तो नील रत्न बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था, तो अपने बेराट सभ्यता या विराटनगर की सभ्यता का उत्खनन कार्य इन दोनों के द्वारा किया गया था। तो यहां तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आया बेटा अपने बेराट की सभ्यता के बारे में, जो मैंने बेसिक बातें बताई हैं सारी की सारी, कि बेराट की सभ्यता शाहपुरा कस्बे जयपुर में हुआ करती है। नदी पूछे तो अपने बाण गंगा नदी के किनारे हुआ करती हैं। और बाण गंगा जो नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इस नदी का उद्गम अपने बेराट की पहाड़ियों विराटनगर से हुआ करता है। और इस नदी के किनारे अपने ये सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता की जो सबसे खास बातें हैं, वो खास बात यह है कि इस सभ्यता में महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। इस सभ्यता से गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। इस सभ्यता से हमारे को जो है मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की यहां से सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, गौतम बुद्ध की जानकारी मिला करती है। इसके अलावा यहां पर जो है महलों का निर्माण की जानकारी मिला करती है। यहां से हमारे को स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष मिला करता है। इसके अलावा यहां पर प्राचीन जो चित्रित उल्लेख हुआ करते हैं गुफाओं पर, उनके उल्लेख मिला करते हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती है अपने को बेराट की सभ्यता से। तो देखो कोई भी सभ्यता होती है उसकी खुदाई, ज्यादातर सभ्यता अपने पहाड़ियों पर खोजी गई। इस सभ्यता की खुदाई भी पहाड़ियों पर हुई थी। और कितनी पहाड़ियों पर हुई, तो या इस सभ्यता की खुदाई अपने 3 पहाड़ियों पर हुई। यह एक पहाड़ी, ये दूसरी पहाड़ी और ये तीसरी पहाड़ी।
इस सभ्यता की खुदाई अपने मुख्य रूप से इन तीनों पहाड़ियों पर किया गया। इस पहाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है भीम डूंगरी। इसका नाम क्या है बेटा? भीम डूंगरी। ये इसका नाम है बीजक डूंगरी। इसका नाम क्या है? बीजक डूंगरी। और इसका नाम है गणेश डूंगरी। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी। अगर अपने से पूछ ले कि अपने जो ये सभ्यता है बेराट सभ्यता, इस बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य कौन कौन सी डूंगरियों पर किया गया था? भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी, ये जो तीनों डूंगरियां हैं, इन तीनों डूंगरियों पर यहां पर उत्खनन का कार्य किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं कि बीजक डूंगरी, जो सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ था, सर्वाधिक अवशेष यहां से प्राप्त हुए। यानी कि जो सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन सी डूंगरी से प्राप्त हुए? अपने को बीजक डूंगरी से सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से सर्वाधिक अवशेष हमारे को प्राप्त हुए। तो देखो बेटा, प्रमुख चीजें समझना। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, यानी कि बेराट सभ्यता के अवशेष भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी से मिले। गणेश डूंगरी से मिले, यानी कि भीम डूंगरी। इस भीम डूंगरी का नाम क्या पड़ा? क्यों पड़ा? तो ये ऐसा कहा जाता है कि यहां पर जो है एक किच्चक नाम का राक्षस रहा करता था, और किच्चक नाम के राक्षस का भीम ने इस डूंगरी पर वध किया था। महाभारत काल के अवशेष बेराट सभ्यता से मिलते हैं। यानी कि जो महाभारत काल के अवशेष हैं वो अपने कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? बेराट सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। महाभारत काल के जितने अवशेष हैं वो अपने को बेराट सभ्यता से मिले हैं। इस काल में यहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, जिसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक बात और याद रख लेना बेटा, अपने भीम डूंगरी पर पांडव पुत्र भीम द्वारा कीचक नामक राक्षस का वध किया गया। कीचक नामक राक्षस का वध किया गया। यहां पर जो भीम डूंगरी है, उस भीम डूंगरी पर कौन से राक्षस का? कीचक नामक राक्षस का वध किया गया था। ये अपने खास बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बातें याद रखना। अब अपन आ जाता है अपन बीजक डूंगरी पर, जहां से हमें सबसे ज्यादा प्रमाण मिले थे और सबसे इंपॉर्टेंट डूंगरी है अपनी बीजक डूंगरी। तो देखो, बीजक डूंगरी से हमें सबसे पहले खुदाई में क्या मिलता है? तो 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट ने यहां से बाबरू, कौन सा? बाबरू का शिलालेख खोजा था। कैप्टन रॉबर्ट का बहुत सी जगह नाम मिलता है कैप्टन बर्ड, और ये जो कैप्टन बर्ड मिलता है ये क्यों मिलता है? तो हो ना हो रा कहीं मिट गया होगा, और रा मिट गया होगा तो इसलिए बहुत सारों को लगा कि ये कैप्टन बर्ड था, जबकि ध्यान रखना अपने कैप्टन रॉबर्ट था। इसने यहां से एक बाबरू का शिलालेख खोजा था। लेकिन ध्यान रखना 1840
1840 ईस्वी में इस शिलालेख को रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय, रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में रखवाया। ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख कहां पे रखवाया गया? तो रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय। और ये रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय हुआ कहां पर करता है? तो ये है अपने पश्चिम बंगाल में। इस रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय में इस शिलालेख को रखा गया। बेटा याद रखना, अगर आपसे पूछे कि शिलालेख को कब रखवाया गया, तो 1840 में इस शिलालेख को रखवाया गया। कहां पर रखवाया गया? रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय में। बाकी याद रखना अपने को, कैप्टन रॉबर्ट ने यहां पर कैप्टन रॉबर्ट ने क्या किया था? बाबरू का लेख खोजा था, जिसका बहुत सारी जगह नाम क्या मिला करता है अपने को? कैप्टन बर्ड नाम मिला करता है। बहुत सी जगह नाम क्या मिलता है अपने को? कैप्टन बर्ड नाम मिला करता है। इस शिलालेख की जो सबसे खास बात है, वो खास बात क्या हुआ करती है वो देखेगा। इस शिलालेख की सबसे खास बात है कि इस शिलालेख से बौद्ध धर्म व मौर्य काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म व मौर्य काल की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिला करती है? तो वो जानकारी मिलती है अपने को बाबरू के लेख से। बौद्ध धर्म व मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में मौर्य शासक अशोक को मगध का शासक बताया गया। यानी कि मौर्य शासक सम्राट अशोक को कहां का शासक बताया गया? तो मगध का शासक बताया गया। इसके अलावा अगर अपने से और पूछ ले तो एक बात याद रखना, इसमें ब्राही या ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया गया। जो शिलालेख मिला, शिलालेख पर तीन शब्द लिखे हुए मिले। जो शिलालेख मिला, उस शिलालेख पर अपने को कितने शब्द लिखे हुए मिले? 3 शब्द लिखे हुए मिले थे। और वो जो 3 शब्द लिखे हुए मिले, वो 3 शब्द कौन कौन से हुआ करते हैं बेटा? तो वो तीनों शब्द अपने को याद रखने हैं। 3 शब्द यहां से लिखे हुए मिले थे, और वो तीनों शब्द क्या क्या थे? तो आगे देखिएगा बेटा। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख को 1837 में कैप्टन रॉबर्ट ने खोजा था। कहां से खोजा? तो इसको शिलालेख को जो है अपने बिजक पहाड़ी से खोजा था। और बाकी शिलालेख को 1840 में रॉयल एशिया सोसाइटी संग्रहालय में रखवाया। इसे बौद्ध धर्म में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में मौर्य शासक अशोक को मगध का शासक बताया गया। इसमें ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया गया, और शिलालेख पर 3 शब्द लिखे हुए हैं। और वो जो 3 शब्द लिखे हुए हैं, वो तीनों शब्द क्या क्या है बेटा? तो 3 जो शब्द थे, अगर आपसे पूछ ले वो जो 3 वर्ड हैं, 3 जो शब्द हैं, वो तीनों शब्द क्या क्या हैं? तो एक तो है बौद्ध, एक मिलता है दंभ, और एक लिखा हुआ मिला था संघ। बौद्ध, दंभ व संघ, ये जो 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द हमारे को कहां से लिखे हुए मिलते हैं? तो ये तीनों के तीनों शब्द मिलते हैं भाब्रू के शिलालेख से। कहां से मिलते हैं बेटा? भाब्रू के शिलालेख से। जब थोड़ा और आगे बढ़े, यहां पर खुदाई उदाई की, तो खुदाई में एक कलश मिला, और कलश किसका था? तो सोने का। यहां से सोने का कलश मिला, यहां से सोने का कलश मिला। और जो सोने का कलश मिला, उसमें क्या मिलती है? तो उसमें गौतम बुद्ध की हड्डियां। इस कलश में
इस कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। यानी कि यहां से एक सोने का कलश मिला, और जो सोने का कलश मिला उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, तो गौतम बुद्ध की अस्थियां हमें प्राप्त होती हैं। एक और चीज, यहां से मंदिर के अवशेष भी मिले, मंदिर के अवशेष भी मिले, लेकिन कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, कोई मूर्ति नहीं मिली। यानी कि यहां पर मंदिर मिलते हैं लेकिन कोई मूर्ति नहीं मिलती है, जो यह दर्शाता है कि यहां पर जो है यहां के व्यक्ति क्या करते रहे होंगे, पूजा पाठ करते रहे होंगे, लेकिन जो है ईश्वर को निर्गुण मान करके भक्ति करते रहे होंगे। फिर जब और आगे बढ़े तो एक 1871 में कार्लाइल ने बाबरू का दूसरा शिलालेख इसी सभ्यता से खोजा, था। यानी कि आपसे पूछ ले बाबरू का दूसरा शिलालेख किसने खोजा, तो बाबरू का जो दूसरा शिलालेख खोजा था वो खोजा था कार्लाइल ने। और कार्लाइल ने दूसरा शिलालेख कब खोजा, तो 1871 में यहां से दूसरा शिलालेख और खोजा गया था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहां से क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो यहां से जो है पत्थर से बने मकान, यहां पत्थर से निर्मित मकान मिले हैं। यहां किससे मिले, पत्थर से निर्मित मकान मिले हैं। कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर से निर्मित मकान मिलते हैं, तो अपने विराट सभ्यता। और क्या मिला, यहां भी कालीबंगा की तरह स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह जानते हो ना, जो अपने चारों दिशाओं में घुमा रहता है, चारों दिशाओं में जिसका तेज रहता है, इस प्रकार का जो स्वास्तिक चिन्ह है, इस प्रकार का स्वास्तिक चिन्ह हमें कहां से प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का स्वास्तिक चिन्ह अपने को कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। इसके अलावा और कहां से मिला, तो एक अपने को मिलता है बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता से भी इस प्रकार के स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। तो ये सारी की सारी बातें अपने को किस सभ्यता के बारे में याद रखनी है, बेराट सभ्यता के बारे में याद रखनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेराट के बारे में, एक दो बातें और हैं वो भी अपन देखते हैं। और यहां से क्या मिलता है, तो बेराट सभ्यता के बारे में अगर अपने से पूछ ले, यहां से गुफाओं में पशु पक्षियों की चित्रकारी, पशु पक्षियों की चित्रकारी मिली, जिसे क्या कहते हैं, तो बेटा जिसे कहते हैं बर्ड रॉक पेंटिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे बर्ड रॉक पेंटिंग कहते हैं। बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य हमें कहां से मिले, यहां से प्राप्त हुए हैं। बाकी अगर आप लोगों से पूछ ले कि बर्ड रॉक पेंटिंग के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो नोट डाल के लिखना बेटा कि बर्ड रॉक पेंटिंग के सर्वप्रथम साक्ष्य, नोट बर्ड रॉक पेंटिंग के सर्वप्रथम साक्ष्य अगर आपसे पूछ ले कि बर्ड रॉक पेंटिंग के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो गरदड़ा। और गरदड़ा कहां पे हुआ करता है, तो गरदड़ा है अपने बूंदी में।
गरदड़ा कहां पे है बेटा? गरदड़ा है बूंदी में। यानी कि बर्ड रॉक पेंटिंग के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे अपने को गरदड़ा, और गरदड़ा कहां पर हुआ करता है? तो गरदड़ा है अपने बूंदी में। बाकी और कहां से मिलते हैं? तो अपने को बेराट सभ्यता से भी मिलते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले तो यहां से गुप्त काल, यहां से गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए। यानी गुप्त काल के सिक्के हमारे को कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? बेराट सभ्यता से अपने को गुप्त काल के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। एक बात और याद रख लेना बेटा, यहां की जो लिपि हुआ करती थी वो लिपि कौन सी थी? तो ब्रह्म लिपि। यानी कि अपने को बेराट से जो लिपि प्राप्त होती है, लिपि कैसी प्राप्त होती है? तो अपने को ब्रह्म लिपि प्राप्त होती है। तो अपन ने देखा था बेराट सभ्यता के बारे में, और बेराट सभ्यता के बारे के अलावा अपन ने एक और सभ्यता देखी थी, उसका नाम था अपने गेणेश्वर सभ्यता। तो देखो एक बार सारी चीजों को वापस रिपीट कर लो। गेणेश्वर सभ्यता, और गेणेश्वर सभ्यता कहां पे? अपने सिक्कर। कौन सी पहाड़ियां? खंडेलगे पहाड़ियां। खंडेलगे पहाड़ियां कहां पे? अपने सिक्कर में। कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है। कौन सी सभ्यता यहां पर? गणेश्वर सभ्यता। इनके उपनाम क्या है? प्राचीन, इनको क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र युगीन जननी सभ्यता। और बाकी इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति आरसी अग्रवाल, और उत्खनन कार्य 1977 आरसी अग्रवाल, विजय कुमार और वीसी मिश्र के नेतृत्व में हुई थी। यहां से तांबे के सबसे पहले प्रमाण मिले थे। तांबा शुद्ध मिला था 97 से 99%। तांबे के औजार, तांबे के पात्र मिले, और तांबे का जो औजार मिला यहां पर वो मुख्य रूप से क्या मिलता है? कुलाड़ी नाम का एक यहां से मुख्य रूप से तांबे का औजार मिलता है। तो इस प्रकार अपन देखा था, एक हारपून नाम का औजार मिलता है जो जीवों को, जलीय जीवों को पकड़ने के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा था, एक तो आहड़ सभ्यता के, एक तो देखा था अपन ने आज गणेश्वर सभ्यता के बारे में, एक देखा था अपन ने बेराट सभ्यता के बारे में। ये दोनों सभ्यताएं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगला देखेगा, एक छोटी सी सभ्यता और देखते हैं। और एक जो छोटी सी सभ्यता और है अपनी, उस सभ्यता का नाम क्या है? तो उस सभ्यता का नाम है बेटा महत्वपूर्ण सभ्यता, एक छोटी सी सभ्यता, और उसका नाम है नगरी सभ्यता। देखिएगा साथियों, नगरी सभ्यता। अगर आपसे पूछ ले नगर सभ्यता, तो नगर सभ्यता अपने टोक में हुआ करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नगरी सभ्यता की, तो ये नगरी सभ्यता कहां पे हुआ करती है? तो यह है रेड। नगरी सभ्यता कहां पे है? तो ये अपने कहां पे है? मध्यमिका या चित्तौड़गढ़। क्योंकि नगरी प्राचीनतम किसका नाम है? तो चित्तौड़गढ़ का ही प्राचीन नाम है। चित्तौड़गढ़ को ही प्राचीन काल में क्या कहते हैं बेटा? नगरी कहते थे। अगर आपने कभी पढ़ा हो और मेवाड़ का इतिहास पढ़ा हो, तो मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ का प्राचीन नाम हुआ करता है मेदपाट या प्रागपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट या प्रागपाट। और मेवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय वो थी मध्यमिका या नगरी। प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका या नगरी उसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। और प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम क्या हुआ करता है? प्राचीन नाम था मेदपाट। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना। देखो बेटा, नगरी सभ्यता जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज जो है 1904 में। नगरी सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1904 में इस सभ्यता की खोज। और किसके द्वारा की गई थी? डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर महोदय द्वारा, भंडारकर द्वारा। यानी अपने राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल, राजस्थान में सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल। अगर आपसे पूछ ले कि ये नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई, देखो हर सभ्यता की नदी पूछ रहे अपन, तो इस सभ्यता की अगर आपसे नदी पूछ ले तो उस नदी का नाम याद रखना, गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ जो जिला है, उस चित्तौड़गढ़ जिले के बिल्कुल बीचों बीच दो नदियां बहती है, एक का नाम गंभीरी और एक का नाम बेड़च नदी हुआ करता है। और उन्हीं के मध्य में हमारा जो है पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। याद रखना, पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ कहां बसा हुआ है? तो गंभीरी व बेड़च नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। फिर अगर अपन देखते हैं तो देखो, आप एक नदी का नाम और सुना होगा, उसका नाम है गंभीर नदी। वो अपने करौली होते हुए वो अलग नदी है जो करौली से निकलती है और यमुना में मिलती है, उसका नाम गंभीर है। और इसका नाम पूछे तो गंभीरी नदी है। यहां से क्या मिलता है? तो यहां से विष्णु पुराण के
साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां से और क्या मिला, तो यहां से मौर्य काल, यहां से मौर्य काल के अवशेष, मौर्य काल के अवशेष मिले। अभी मैंने बताया था आपको मौर्य काल के अवशेष हमें और कहां से मिलते हैं, तो बेराट से भी हमें मौर्य काल के अवशेष मिला करते हैं। इसके अलावा मौर्य काल के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो अपने को प्राप्त होते हैं नगरी सभ्यता से। तो देखो बेटा, थोड़ा सा नगरी के बारे में अच्छे से और चीजें समझोगे। यहां से अपने को शिलालेख मिलते हैं, और यहां पर जो शिलालेख मिले थे वो शिलालेख कौन कौन से मिले, तो एक तो यहां पर शिलालेख मिला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथीपुला का लेख, हाथीपुल का लेख। एक यहां से जो शिलालेख मिलता है उसका नाम है गोसुंडी का लेख, गोसुंडी का लेख। हाथीपुल का लेख और गोसुंडी का लेख, दोनों ही लेख हमारे को किस सभ्यता से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अपने नगरी सभ्यता से। इसके अलावा एक और तीसरा शिलालेख याद रखना, मानमोरी का लेख, मानमोरी का लेख। और ये मानमोरी का लेख कौन लेकर गए थे, अपने कर्नल जेम्स टोड। और मानमोरी का लेख ले जाते समय कहां रह गया था, ये जो समुद्र में फेंक दिया गया था। एक और बात याद रखना, नगरी प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मालव जनपद की राजधानी रही। यानी कि मालव जनपद की प्राचीन राजधानी क्या रही, तो मालव जनपद की प्राचीन राजधानी क्या रही थी बेटा, नगरी। आपसे पूछ रहे कि मालव जनपद की प्राचीन राजधानी क्या रही थी, नगरी रही थी। तो नगरी सभ्यता हमारे कौन से जिले में हुआ करती है, चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ करती है। तो आज अपन ने इस क्लास में देखी है 2-3 सभ्यता। एक देखा था अपने बेराट सभ्यता के बारे में, एक देखा था गणेश्वर सभ्यता के बारे में, एक देखा था अपन ने नगरी सभ्यता के बारे में। एक और क्लास लेंगे जिसमें हमारी छोटी छोटी सभ्यताएं होगी, वो सारी सभ्यताएं उस क्लास में पूरी हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।